बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 6 को आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बताइए लो, पहला प्रश्न है कि टाइफाइड यानी कि जिसे मियादी बुखार कहा जाता है, यह किसके कारण होता है? बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ? तो टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार जो है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है और यह रोग जो है दूषित पानी और दूषित भोजन के सेवन करने से फैलता है। ठीक है, यह वही टाइफाइड रोग है जिसके लिए विडाल टेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड को ही हम लोग मोती झरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि टाइफाइड यानी कि मोती झरा कहिए या मियादी बुखार कहिए, ये दूषित पानी या दूषित भोजन से फैलता है और ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है और उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी और इसके अंतर्गत विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर तो देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो है सन 1906 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि सुनहरा चावल जो है जिसे गोल्डन राइस कहा जाता है, अर्थात ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर बनाया गया है, तो इसमें इस चावल में यानी कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए अर्थात बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है और इसके सेवन करने से विटामिन ए की कमी से जो होने वाले रोग हैं जैसे कि जीरोप्लाथेमिया, शुष्का छिकेब और रतौंधी जैसे रोग नहीं होंगे। तो विटामिन ए की अधिकता बीटा कैरोटीन गोल्डन राइस में होती है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि नुनमाटी जो तेल शोधक कारखाना है, यानी कि नुनमाटी में तेल का शोधन होता है पेट्रोलियम का, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो नुनमाटी तेल शोधक कारखाना असम में स्थित है और वहीं बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना वो बिहार में स्थित है। क्लियर है। और खंभात की खाड़ी और अंकलेश्वर जैसे तेल क्षेत्र ये गुजरात राज्य में स्थित है। क्लियर है। नुनमाटी जो है तेल शोधक कारखाना गुवाहाटी असम में है और इसकी स्थापना इंडियन ऑयल के द्वारा सन 1962 में की गई थी जब भारत पर चाइना के द्वारा हमला किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि गुलबदन बानो बेगम के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? गुलबदन बानो बेगम जो है उनके द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई। वास्तव में देखा जाए तो गुलबदन बानो बेगम बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन थी और हुमायूं का बेटा था अकबर। उसी अकबर ने अपने फूआ गुलबदन बानो बेगम से कहा कि वो जो है अपने पिताजी के बारे में कोई पुस्तक लिखें, तब जाकर गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की अकबर के कहने पर और उसमें बाबर के काल से लेकर हुमायूं के काल तक का संक्षिप्त विवरण अंकित है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि सीरी का किला किसके द्वारा बनाया गया? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने सीरी का किला बनवाया? तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने सीरी शहर और सीरी का दुर्ग जो है मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए दिल्ली में बनवाया था और इसकी स्थापना इसने 1303 में की गई थी। सल्तनत काल का वह ऐसा सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने उपज का 1/2 भाग किसानों से वसूल किया। क्लियर है। और यही वो अलाउद्दीन खिलजी है जो रानी पद्मावती के प्रेम में पड़कर इसने हमला भी किया था। ठीक है, जैसे इस पर मूवी भी बन चुका है पद्मावत। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि अकबर ने के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण जब किया, अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहां का राजा कौन था? राजा उदय सिंह थे। अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहां का शासक राणा उदय सिंह था और इस युद्ध में मुगल सेना ने 1568 में इस पर कब्जा भी कर लिया चित्तौड़ पर। क्लियर है। और उस समय जो राजपूत सेनापति थे जयमल सिंह और फतेह सिंह वीर गति को प्राप्त भी हुए थे। क्लियर है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार से भी रिलेटेड है कि शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। क्लियर है। और ये अष्टकोणीय इसका डिजाइन है और शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था और शेर शाह की इसे उपाधि बिहार के ही शासक
बहार खान लुहानी द्वारा दी गई थी, क्योंकि शेर शाह ने एक ही तलवार के वार से शेर को मार दिया था। शेर शाह का शासनकाल अगर देखा जाए तो 1540 से 1545 ईस्वी है, और इसी दौरान 1545 में कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक ये बारूद का गोला वाला विन्यास चला रहा था। तो बारूद का गोला उस कालिंजर के किले से टकराकर वापस आया और उससे शेरशाह सूरी जो है घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जैसी, जिसने पद्मावत की रचना की, शेरशाह सूरी के ही समकालीन थे। शेरशाह सूरी का जो भू राजस्व व्यवस्था था वह टोडरमल पद्धति पर था, वो काफ़ी मजबूत था। शेरशाह सूरी ही सल्तनत ये क्या बोलते हैं कि मध्यकाल का ऐसा राजा बना जिसने चांदी का सिक्का जारी कराया। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि कथा सरित सागर के लेखक कौन थे। तो कथा सरित सागर की रचना 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने संस्कृत भाषा में की थी, और वे कश्मीर के शासक अनंत पाल के समकालीन थे। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि गुप्त काल का वह प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था। तो आर्यभट्ट जो थे वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, और इन्होंने ही आर्यभट्टीय सिद्धांत जैसे पुस्तकों की रचना की, और सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। क्लियर है। और ये पटना के निवासी थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रश्न पे ध्यान देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इसका उत्तर होगा सरोजनी नायडू। ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका हो जाता एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी। जब भारतीय महिला कहेगा प्रथम भारतीय, तो श्रीमती सरोजनी नायडू हो जाएंगी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, और उन्होंने ही हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा में स्वीकारा, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से किसी ने किया, तो वो थे दयानंद सरस्वती। और उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और वो भी हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। तो क्लियर है कि हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में किसने स्वीकारा, तो दयानंद सरस्वती ने, जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी और सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना हिंदी में की थी। और साथ ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने। अगर यही प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द के प्रयोग किया गया, तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, जहां दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। स्वराज विधेयक किसने सबसे पहले 1895 में प्रस्तुत किया, तो उसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर ये प्रश्न पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो उसका उत्तर होगा हसरत मोहानी। क्लियर है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया गया और पारित किया गया, तो उसका होगा सन 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो रावी नदी के किनारे उन्होंने तिरंगे झंडे को फहराया, और तभी से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने की निर्णय लिया गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। 23, तो इसका उत्तर होगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, और ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। अगर देखा जाए तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर और साथ ही प्रवर्तक जैन धर्म के वे थे महावीर स्वामी। क्लियर है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। तो 22वें तीर्थकर हो जाते हैं नेमिनाथ, 23वें तीर्थकर हो जाते हैं पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर हो जाते हैं महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी। अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। क्लियर है। और उसी का बड़ा भाई जो था फैजी, वो अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक था। क्लियर है। तो फैजी और फजल में अंतर रखना है। फजल ने लिखा है, अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की है। क्लियर है। बाबरनामा का तुर्की भाषा में अनुवाद
तुर्की भाषा में रचना स्वयं बाबर ने की थी और उसका फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा का अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि बाबरनामा का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया, तो हेनरी बेवरिज ने। ऐसे तो कई लोगों ने अनुवाद किया है, लेकिन हेनरी बेवरिज का ही नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। क्लियर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। मैं आपको बता दूं कि ये जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। क्लियर है। और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित बिहार एसआई के में काफी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं अदल बदल के, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह पंजाब के अमृतसर में होता है 13 अप्रैल 1919 को, और उस समय पंजाब का गवर्नर जनरल जनरल ओ डायर था। ठीक है। लेकिन जो गोली चलाया इस जालियांवाला बाग में उसका नाम था REH डायर। REH डायर ने गोली चलाई और पंजाब का गवर्नर ओ डायर था। चूंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो इन्होंने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में नाइटहुड या सर की उपाधि को लौटा दी। और साथ ही शंकर नारायण ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से भी इस्तीफा दे दिया, और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की भी उपाधि लौटा दी। तो इस प्रश्न को हम लोग को ध्यान देना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए पंजाब के एक क्रांतिकारी जिनका नाम है ऊधम सिंह, उन्होंने लंदन जाकर पंजाब के गवर्नर रहे जनरल ओ डायर को गोली मार दिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में ढाका में हुई थी, नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में। और इसके संस्थापक अध्यक्ष अगर पूछेगा तो से संस्थापक, तो से सलीमुल्लाह खां। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। और इसकी एक वर्ष बाद सन 1907 में सूरत फूट हो जाती है। क्लियर है। कांग्रेस में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग एवं केशव चंद्र सेन थे। क्लियर है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। अर्थात इसमें दो लोग शामिल थे, प्रेरणा दिए तो केशव चंद्र सेन, और स्थापना में जो भूमिका निभाए तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। और बाद में MG रनाडे जो हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि 1937 में हुए कांग्रेस के मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? जो 1937 का चुनाव हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, तो 1937 में प्रांतीय चुनाव में कुल 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था 5 प्रांतों में, जबकि बंबई प्रांत में इसे लगभग बहुमत मिला था। क्लियर है। 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ध्यान देना है प्रश्नों पे कि भारत शासन अधिनियम 1937 के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव कराए गए 11 प्रांतों में, जिसमें 5 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन एक प्रांत जो था बंबई उसमें स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन अच्छा नहीं मिला था। तो 6 प्रांतों ने कांग्रेस ने सरकार बनाई। क्लियर है। तो यहाँ इन चीजों को देखना है कि कितने प्रांतों में सरकार बनाई, तो 6 प्रांतों में। कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, तो 5 प्रांतों में। कितने प्रांतों में चुनाव हुए, तो कुल 11 में। और उसके बाद क्या होता है कि बिना भारतीयों से पूछे जो है लॉर्ड लिनलिथ को युद्ध में शामिल कर देता है। इसीलिए पूरे भारत में जहां भी कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था तो उन्होंने कहा कि न कोई भाई न कोई पाई, यानी कि बिना हमसे पूछे आप हमको युद्ध में क्यों शामिल किए सेकेंड वर्ल्ड वार में, जो 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है। तो इन लोगों ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है। और बिहार की जो सरकार थी कांग्रेस की श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली, उन्होंने त्याग पत्र दिया राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर। तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य तो बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को पैसे किसके द्वारा दिया जाता है, अर्थात वित्तीय जो है वित्तीयन किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो भी पैसा है वो इसके सदस्य देशों का है। और वर्तमान में आईएमएफ में 190 सदस्य देशों का संगठन है। आईएमएफ का मुख्यालय जो है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को है। गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ कब किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दांडी यात्रा जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। तो यह 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में था अपना ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ किया। क्लियर है? और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद ये भी प्रश्न पूछता है कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाया और कहा कि मैंने नमक कानून को तोड़ा। तो इस यात्रा में जो है 24 दिन का समय लगा था और कुल दूरी कितनी थी? तो 385। नमक कानून तोड़ा और वहीं से सीडीएम की शुरुआत। तो सीडीएम जो था यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसकी शुरुआत तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ही शुरू हो गई थी। क्लियर है? और इस यात्रा को यानी कि साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि क्या बोलते हैं, मुसोलिनी का पेरिस मार्च है, ऐसे कहकर उन्होंने संबोधित किया। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि कुछ मैं ऑप्शन बोल रहा हूं कि कौन सी कंपनियां जो है महारत्न है या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन है गेल, बीएसएनएल, भेल, सेल। तो बीएसएनएल जो है वो महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी देखा जाए तो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीपीसीएल है यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीआईएल है कोल इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, गेल है, सेल है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन है, ग्रामीण विद्युतीकरण। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि अगर करना हो तो कौन सी क्रांति भारत में लाई गई थी। तिलहन उत्पादन यानी कि पीली क्रांति में वृद्धि के लिए येलो रिवॉल्यूशन को लाया गया था। क्लियर है? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का जो केरल राज्य है वहां पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? यानी कि इंडियन प्लानिंग के वास्तुकार भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी माना जाता है।